सीधा संवाद के आज के सेगमेंट में हम मौजूद हैं मनकापुर विधानसभा पर, जो गोंडा जिले के अंतर्गत आती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमेश गौतम जी बात करने के लिए, जो पूर्व में विधायक भी रहे हैं डिक्सिर से, वर्तमान में अभी तरफगंज क्षेत्र लगता है वो। उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उनको मनकापुर की जिम्मेदारी दी गई है। अखिलेश यादव जी ने मनकापुर साधने की जिम्मेदारी दी है, समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि 2022 के चुनावी मुद्दे क्या हैं उनके, किन वादों को लेकर, किन दावों को लेकर समाजवादी पार्टी से वो उतर रहे हैं मनकापुर विधानसभा से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पी न्यूज़ में। सर, 2022 का विधानसभा चुनाव, 2 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ की, तो 5वें चरण में यहाँ मतदान होना है। क्या लगता है किस प्रकार का जनसमर्थन इस बार आपको देखने को मिल रहा है, और किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमारे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक अपार जन समूह जो है उनका सपोर्ट कर रहा है, और आम जनता चाहती है कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके शासनकाल में बहुत सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया और प्रभावशाली ढंग से जो है उस योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। जैसे आप भारत में पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां 100 नंबर पुलिस की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। महिलाओं के लिए 108 नंबर जो है क्या नाम एम्बुलेंस की व्यवस्था किया। 108 नंबर जो है क्या नाम उन्होंने जो है क्या नाम एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का काम किया। बहुत सारे काम करने का काम किया। गरीब और कमज़ोर वर्गों के हितों में उन्होंने समाजवादी पेंशन लॉन्च किया, जो एक सफल रहा, और महिलाओं को 6,000 रुपया साल उन्होंने दिलाने का काम किया। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूलों में उन्होंने बड़े पैमाने पर उनको पूरी सुविधा देने का काम किया। गरीब क्लासेस के लोगों को व्यवस्था देने का काम किया, उनकी सारी सुविधा देने का काम किया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन लोगों तक पहुंचाने का काम किया, धरातल पे देने का काम किया। बेटियों को पढ़ाने के लिए 25,000 रुपया साइकिल देने का काम किया। बहुत सारी योजनाओं को पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में जो है लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, और वर्तमान सरकार का जो मंत्री हैं, इस जहाँ से चुनाव हम लड़ रहे हैं, वो यहाँ से विधायक हैं, और वो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, और उनकी ही विभाग की सारी योजनाएं बंद हो गई। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, और चाहे कक्षा 1 से लेके MA BA तक गरीब क्लासेस के लोगों को, कमज़ोर क्लासेस के लोगों को वजीफ़ा देने की बात हो या पदपूर्ति देने की बात हो। ये पूर्ववर्ती सरकारों में गरीब लोगों को, हर वर्ग के गरीबों को, बच्चों को चाहे B.Ed करें, चाहे BTC करें, चाहे LLB करें, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाएं, तो सरकारी सुविधा उपलब्ध था कि उनको जो है गरीब लोग पढ़ सकें, B.Ed BTC कर सकें, अच्छी शिक्षा ग्रहण सकें। और ये विभाग, समाज कल्याण विभाग, उनके विभाग में आता है, और उन्होंने अपने ही विभाग की सारी योजनाओं को चालू नहीं करा पाए, और विभाग वो योजना सब बंद हो गया सर। अच्छा, अगर धरातल की बात करें, तो धरातल पर आपने एक योजना शुरू की थी 600 करोड़ की लागत से, आपने बिजली प्लांट एक लगाया था, वो ठप पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे, दोबारा से अगर सत्ता में आते हैं तो दोबारा उस पर काम चालू होने वाला है? निश्चित रूप से जो हमारी सरकार में पूर्व में काम किया गया और वर्तमान में सरकार आई तो उन योजनाओं को हमारी ठप करने का काम किया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विद्युतीय उपकरण जहाँ भी जिन क्षेत्रों में लगाए गए उसको चालू किया जाएगा। और सबसे बड़ा अच्छी चीज़ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 यूनिट बिजली मुफ्त में, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, देने का ऐलान किया है। और ये ऐलान नहीं किया, करेक्ट किया जाएगा अपनी सरकार में। इसके साथ ही साथ गरीब और किसानों के लिए लंबे समय से आप देख रहे हो कि 1 साल हो गया गन्ने का दाम पेमेंट नहीं मिला। और जो हमारी सरकार बनेगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो पेमेंट 15 दिन के अंदर भुगतान कराएगा, गन्ने का दाम बढ़ाया जाएगा, और गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए 18,000 साल में महिलाओं को समाजवादी पेंशन और वृद्धा पेंशन और सब जो है विकलांग पेंशन देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ किसानों को, हम किसान भाइयों को, उनको जो दोनों छमाही में, चाहे वो खरीफ हो चाहे रबी हो, दोनों में हम जो है 2 बोरी जो है यूरिया और 5 बोरी डाई की व्यवस्था कराई जाएगी। इसकी व्यवस्था सिंचाई भी फ्री रहेगी, इसकी व्यवस्था माननीय अखिलेश जी ने ऐलान करने का काम किया है। अच्छा, अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, ठीक है, लगभग 1.5 वर्षों तक किसान भी सड़क पर नज़र आया, कुछ बच्चे भी सड़क पर नज़र आए, अपने रोज़गार को लेकर प्रदर्शन देखा गया।
चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती रही हो। और कुछ सरकारी कर्मचारी भी नज़र आए अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, ऐसी 22 सूत्री मांगे लेकर वो सड़क पर नज़र आए। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? रोज़गार कितना बड़ा मुद्दा इस बार बनेगा? और किसान आंदोलन की बात करें तो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो छुट्टा पशु जो घूमते हैं, ठीक है, उनसे कितना प्रभाव पड़ा है? कितना आपकी तरफ वो जनता जो है प्रभावित हो रही है? देखिए, जो किसान आंदोलन का मामला है, किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आपने देखा होगा कि हमारे लखीमपुर बॉर्डर पे जो घटना हुआ, जो एक मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी और तमाम 7 से 8 लोग उसमें वो शहीद हो गए और 14-15 लोग घायल हो गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँच करके उनकी आर्थिक मदद भी की, घायलों के लिए मदद भी की, और जिनके जो शहीद हो गए उनकी भी 5-5 लाख रुपए की मदद की, और घायलों को 2-2 लाख रुपया देने का काम किया। जबकि हमारी सरकार भी नहीं थी, समाजवादी पार्टी अपने कोष से करने का काम किया उनके तक, और उनके आंदोलन को बड़े पैमाने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाने का काम किया, आंदोलन के साथ देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करने का काम किया। और जहाँ तक सवाल है बेरोजगारों का, हमारे बेरोजगार हमारे नौजवानों साथियों को हम पूर्व में भी हमने 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, और इस बार जब हमारी सरकार बनने जा रही है तो हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे। 22 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का हमने हमारे राष्ट्रपति ऐलान किया है, और बेरोजगारी भत्ता हम 3,000 रुपया मासिक महीना देने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे अध्यापक हैं जो 69 शिक्षक जिनका पेंडिंग मामला चल रहा है, उसको विशेष सुविधा दे करके उनके लिए बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। अच्छा, अगर राम मंदिर की अगर बात करें, राम मंदिर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी एक नारा बुलंद करती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या लगता है कितना सार्थक होने वाला है? राम के नाम पे आए हैं, क्या राम को लाएंगे? देखिए, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सबसे ज़्यादा मानने वाला हमारा समाज है। हम लोग भगवान राम को बड़े पैमाने मानते हैं, हमारे पूर्वज मानते थे, हमारे पूर्वज मानते थे, और पूर्व में ही कह चुके योगी जी कि जो है क्या नाम, हनुमान जी दलित थे, तो हम दलित हैं, तो हमसे ज़्यादा मानने वाला कौन होगा? हमारे आगे राम पीछे राम, आप जानते हो, हम अगर राम खिलावन हैं, राम दीन हैं, राजा राम हैं, तो हमसे सबसे ज़्यादा राम को हम ही मानते हैं। भगवान राम को सबसे ज़्यादा मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले सबसे ज़्यादा हमारा एक गरीब क्लासेस तबका है, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो भगवान राम की जो मंदिर का मामला है, ये तो भाई माननीय न्यायालय का निर्देश है और न्यायालय के आधार पर बन रहा है, इसमें किसी दल का नहीं। ये माननीय न्यायालय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का सम्मान है, और संविधान के जरिए जो न्यायालय का आदेश हुआ है वो बन रहा है, और न्यायालय के आदेश का जो है हम सब लोग सम्मान करते हैं। अच्छा, आपने एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर पानी पिलाने से आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। आप तमाम जो अपना राजनीतिक करियर रहा वो आपने बहुजन समाज पार्टी में आपने दिया, और आपने ही कुछ दिन पूर्व में बयान दिया था कि ये जो नेता दल बदलते हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं नेताओं की छवि भी खराब हुई है। तो आप स्वयं किसी पार्टी से आप आए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्या कहेंगे इसका कुछ असर पड़ने वाला? क्योंकि आपने पूर्ववत में आपने स्वयं ही बयान दिया था कि इन ऐसे नेताओं की वजह से अपनी छवि जो है वो खराब होती है। देखिए, मैं लंबे समय तक एक पार्टी में मूवमेंट के आधार पे काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पे हमने काम किया, और यहाँ इस पूरे जहाँ हमको जिम्मेदारी पूर्व में मिली थी, उस जिम्मेदारी को बाकायदा हमने निर्वहन किया। मैं एक दल में 35 सालों तक लगभग काम किया, और उस दल से हमको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हम जब बाहर हो गए तो हमने एक विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा दोनों के साथ मिल करके काम करने का निर्णय लिया। और दूसरा, जो हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी वर्गों को दर्जा देने का काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान को बदलना चाहती है, इसलिए जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग समाजवादी पार्टी हम लोग आए हैं, तो हमारा मकसद है कि इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए हम सब लोग पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, हम और तमाम MLAs काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग काम करें क्योंकि हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाना है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चल करके और ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अगर
2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो इसमें ओवैसी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। जो मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने का जो उनका प्रयास है, क्या लगता है मुस्लिम मतदाता इस बार क्या सोचकर वोट देने वाला है? उनको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारी पार्टी को सर्व समाज का सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, नौजवानों का वोट मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, अगड़े वर्ग का मिल रहा है, पिछड़े वर्ग का मिल रहा है, धार्मिक अल्पसंख्यक की तरफ से सभी वर्गों का मिल रहा है, मुस्लिम समाज का भी मिल रहा है। सभी लोग करें, उसमें कोई हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने। किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, बेरोजगार सभी लोग चाह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बना जाए, एक अच्छी सरकार चल सके, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी एक अच्छे इंसान है और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समाज के हर वर्गों के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं और सभी लोग चाहते हैं, एक वर्ग नहीं सभी वर्ग के लोग चाहते हैं। नौजवान बड़े पैमाने पे, किसान बड़े पैमाने पे, व्यापारी बड़े पैमाने पे और हर वर्ग के लोग माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार चाहते हैं। महिला वोटरों की अगर बात करें तो महिला वोटरों को साधने का एक प्रयास प्रियंका गांधी द्वारा किया गया और उन्होंने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्होंने 40% आरक्षण दिया अपने सीटों के बंटवारे को लेकर। क्या लगता है उसका कुछ असर पड़ने वाला है इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में सभी हमारी बहनें, माताएं, जो इन्होंने पहले नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो नारा दिया था, इनका नारा खोखला रहा, इनका नारा ही खोखला रहा है। तमाम हम उत्पीड़न हुए, तमाम अन्य अत्याचार हुए हमारी बहन बेटियों के साथ में, हर जो है तो सभी महिलाएं, बहनें, हमारी माताएं, सब लोग चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में केवल अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सामान्य बनेगी सरकार, वही हम लोगों का जो लिए ठीक रहेगा। इसलिए सब लोग, सारी हमारी माताएं, बहनें, सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना चाहती हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी जी, धन्यवाद। तो ये थे मनकापुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत का दावा किया। वीडियो जर्नलिस्ट सज्जब के साथ पृथ्वी सिंह, बी न्यूज़।